नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार उपचुनाव के सभी 4 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। नतीजा में बाजी पूरी तरह से पलट गई है। 3 सीट पर महागठबंधन और 1 सीट पर एनडीए का कब्जा था, लेकिन उपचुनाव में सभी चारों सीट पर एनडीए का कब्जा हो गया है। उपचुनाव के नतीजे को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आज की रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि महागठबंधन को अपनी जीती हुई सीटें गंवानी पड़ी। एनडीए ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि वह हारी हुई सीटें जीत गई। एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में जनसुराज कितना असरदार रहा। बता दें कि रामगढ़ में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत, बेलागंज में जदयू की मनोरमा देवी, जबकि इमामगंज में हम सेकुलर की दीपा मांझी निर्वाचित हुई हैं। जैसा कि जानते हैं, 2 सीट पर राजद, 1 सीट पर भाकपा माले, जबकि 1 सीट पर हम सेकुलर का कब्जा था। लेकिन उपचुनाव में महागठबंधन का सुपरा साफ हो गया है। सबसे अधिक नुकसान राजद को उठानी पड़ी है। हालांकि बिहार उपचुनाव के नतीजे का हमारा विश्लेषण 100% सटीक निकला, जिसमें चारों सीट पर एनडीए की बहुमत बताई थी। आप चाहें तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक कर वीडियो को देख सकते हैं। उपचुनाव में एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार को सीट वाइज देखेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। तरारी सीट का ही उदाहरण लें। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत अपने मां पिता की हार का बदला ले लिया है। बीजेपी के विशाल प्रशांत ने 10,612 मतों के अंतर से भाकपा माले के राजू यादव को पराजित किया है, जबकि जनसुराज की किरण सिंह तीसरे स्थान पर रही। बीजेपी के विशाल प्रशांत को 78,755 मत मिला, जबकि भाकपा माले के राजू यादव को 68,143 मत। भोजपुर जिले के तरारी सीट पर कुल 10 उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी और माले को छोड़ दें तो बाकी उम्मीदवारों की उपस्थिति मामूली रही है। जनसुराज की किरण सिंह अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। किरण सिंह 5,622 मतों पर आकर सिमट गई। देखें तो तरारी सीट पर 2015 और 2020 में भाकपा माले का कब्जा था, जहां से सुदामा प्रसाद निर्वाचित हुए थे। 2024 में सुदामा प्रसाद आरा से सांसद निर्वाचित हो गए। लिहाजा खाली हुई सीट पर भाकपा माले लगातार जीत की हैट्रिक के लिए राजू यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन माले को निराशा हाथ लगी। राजू यादव पराजित हो गए। सियासी लड़ाई में राजू यादव की यह 5वीं हार हुई है। दूसरी तरफ पहली दफा चुनाव मैदान में बीजेपी से उतरे विशाल प्रशांत अपने पारिवारिक विरासत पर काबिज हो गए हैं। बता दें कि तरारी सीट पर विशाल प्रशांत के पिता सुनील पांडे 2000 से 2010 तक समता पार्टी और जदयू से 4 दफा निर्वाचित हुए थे। 2015 में विशाल की मां गीता पांडे और 2020 में पिता सुनील पांडे दूसरे स्थान पर रहे थे। विशाल की मां और पिता 2015 और 2020 के चुनाव में भाकपा माले के सुदामा प्रसाद से पराजित हुए थे, लेकिन 2024 के उपचुनाव में विशाल प्रशांत ने जीत दर्ज कर अपनी मां और पिता की हार का बदला ले लिया। दरअसल विशाल प्रशांत की स्थिति तभी मजबूत हो गई थी जब उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। चूंकि 2020 के चुनाव में विशाल के पिता सुनील पांडे निर्दलीय लड़े थे, जिन्हें 37.05% मत मिला था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार कौशल कुमार विद्यार्थी को 8.14% मत मिला था। वहीं निर्वाचित सुदामा प्रसाद को 43.53% मत मिला था। विशाल प्रशांत को बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जाने के कारण स्थिति अनुकूल हो गई। दूसरी बात कि 2015 के चुनाव में सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे एलजेपी से लड़ी थी, तब वह मात्र 272 मतों के अंतर से पराजित हुई थी। तब जदयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन 2024 के उपचुनाव में जदयू, बीजेपी, लोजपा, हम सेकुलर एनडीए का हिस्सा थी। एक और अहम बात कि तरारी भूमिहार बाहुल इलाका रहा है। विशाल प्रशांत भूमिहार जाति से हैं,
यह बात भी विशाल प्रशांत के पक्ष को मजबूत किया। यही नहीं, जन सुराज की किरण सिंह से वोट बिखराव का खतरा था, लेकिन वह खुद जमानत भी नहीं बचा पाई। वैसे तो भाकपा माले के वोट का विभाजन बहुत कम हुआ। राजद का एम बाई यानी यादव और मुस्लिम के अलावा कांग्रेस और भाकपा माले का परंपरागत वोट मिला, लेकिन एनडीए के मतों में विभाजन बहुत नहीं हुआ, लिहाजा एनडीए की जीत आसान हो गई। कैमूर जिले के रामगढ़ सीट की बात करें तो बीजेपी के अशोक कुमार सिंह 9 साल बाद अपनी जीत दोहराई है। अशोक सिंह ने बीएसपी के सतीश सिंह यादव पिंटू को 1362 मतों के अंतर से पराजित किया। अशोक सिंह को 62,257 मत मिला, जबकि बीएसपी के सतीश यादव को 60,895 मत। वहीं राजद के अजीत सिंह तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 35,825 मतों पर संतोष करना पड़ा। चौथे स्थान पर जन सुराज के सुशील कुमार सिंह कुशवाहा रहे, जिन्हें 6,513 मत मिला। रामगढ़ सीट राजद का गढ़ रहा है। चूंकि 1952 से 2020 तक कुल 18 चुनाव हुए, जिसमें सर्वाधिक 8 दफा जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है, लेकिन 2024 के उपचुनाव ने राजद के गढ़ को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया। 2015 के बाद बीजेपी की यह दूसरी जीत है। जैसा कि जानते हैं, रामगढ़ सीट से राजद के सुधाकर सिंह विधायक थे, लेकिन बक्सर से सांसद निर्वाचित हो जाने के कारण यह सीट खाली हुई थी। राजद ने सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रामगढ़ सीट पर सर्वाधिक 7 दफा जगदानंद सिंह परिवार का कब्जा रहा है, जिसमें 6 दफा अकेले जगदानंद सिंह लोकदल, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल से निर्वाचित हुए थे, जबकि 1 दफा उनके पुत्र सुधाकर सिंह राजद से निर्वाचित हुए थे। लेकिन 2024 के उपचुनाव में राजद और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के परिवार का तख्ता पलट गया। दरअसल राजद के वोट में बड़े पैमाने पर विभाजन हो गया। एक तरफ बीएसपी से सतीश सिंह यादव पिंटू के मैदान में आ जाने से राजद का आधार यादव जाति के वोट में बिखराव हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी से राजपूत जाति के अशोक कुमार सिंह के उम्मीदवार बनाए जाने से राजपूत मतों में भी विभाजन हो गया। इसका सीधा नुकसान राजद के अजीत कुमार सिंह को उठानी पड़ी। बता दें कि सतीश यादव पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजा हैं। अंबिका यादव 2009 के उपचुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद से विधायक निर्वाचित हुए थे, जबकि 2015 में दूसरे स्थान पर रहे थे। 2020 में अंबिका यादव बीएसपी से लड़े थे, तब मात्र 189 मतों के अंतर से पराजित हुए थे। ऐसे में अंबिका यादव के भतीजा सतीश यादव की उम्मीदवारी से यादव जाति के वोट बैंक में सेंधमारी हो गई। यह राजद की हार की बड़ी वजह साबित हुई। राजद की हार की एक और बड़ी वजह परिवारवाद बना। चूंकि जगदानंद सिंह के परिवार से उम्मीदवारी लोगों को रास नहीं आया। देखें तो 2009 में जगदानंद सिंह के सांसद निर्वाचित होने के बाद खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में अंबिका यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन सुधाकर सिंह से खाली हुई सीट पर उनके भाई को उम्मीदवार बना दिया गया, जो लोगों को रास नहीं आई। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सुधाकर सिंह का बड़बोलापन रही सही कसर भी पूरी कर दी। यही नहीं, जनसुराज ने बीएसपी के बड़े लीडर रहे सुशील सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। क्योंकि इस इलाका में बीएसपी एक बड़ा फैक्टर रहा है। सुशील सिंह कुशवाहा 2019 के संसदीय चुनाव में बक्सर से उम्मीदवार थे, तब 80,261 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन 2024 के उपचुनाव में जन सुराज में आने के बाद सुशील कुशवाहा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, मात्र 6,513 मतों पर आकर सिमट गए। दूसरी तरफ बीजेपी के अशोक कुमार सिंह की उम्मीदवारी से भी राजद की स्थिति कमजोर हुई। ऐसा इसलिए कि रामगढ़ राजपूत बहुल इलाका रहा है। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह भी राजद उम्मीदवार अजीत सिंह के स्वजातीय राजपूत जाति से हैं। अशोक सिंह एनडीए के परंपरागत वोट के अलावा स्वजातीय राजपूत जाति का वोट पाने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में रामगढ़ में लड़ाई बीजेपी बनाम बीएसपी की बन गई। राजद तीसरे स्थान पर चली गई। यही नहीं, अशोक कुमार सिंह मजबूत लीडर रहे हैं। अशोक सिंह 2015 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे।
8,011 मतों के अंतर से अंबिका यादव को पराजित किया था। 2010 के विधानसभा चुनाव में अशोक सिंह निर्दलीय लड़े थे, तब भी दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीजेपी से सुधाकर सिंह लड़े थे, लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहे थे, तब अंबिका यादव जीते थे। यही नहीं, 2020 के चुनाव में भी अशोक सिंह तीसरे स्थान पर थे, जब सुधाकर सिंह जीते थे। बिहार की तीसरी सीट गया जिले के इमामगंज की बात करें तो हम सेकुलर की दीपा मांझी अपने ससुर जीतन राम मांझी की सीट पर जीत बरकरार रखी है। हम सेकुलर की दीपा मांझी ने राजद के रोशन मांझी को 5,945 मतों के अंतर से पराजित की। दीपा मांझी को 53,435 मत मिला, जबकि राजद के रोशन कुमार को 47,490 मत। इमामगंज सीट पर राजद को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। देखें तो 1957 से 2020 तक हुए 16 विधानसभा चुनाव में राजद कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई। हम सेकुलर से दीपा मांझी की जीत से राजद की हार की परंपरा कायम रह गई। वैसे उपचुनाव नतीजे के पहले तक राजद की जीत की उम्मीद दो कारणों से लोग कर रहे थे। पहला कि जनसुराज से पासवान जाति और दूसरा राजद से मांझी जाति के उम्मीदवार के कारण, चूंकि दोनों जातियां एनडीए के वोटर्स रहे हैं। हम सेकुलर की दीपा मांझी के मुकाबले में दोनों जातियों के दमदार उम्मीदवार थे। जनसुराज ने जितेंद्र पासवान को, जबकि राजद ने रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया था। उम्मीद की जा रही थी कि दोनों के मतों में व्यापक पैमाने पर विभाजन होगा, इसका सीधा लाभ राजद को मिलेगा। ऐसा इसलिए भी कि एनडीए घटक दल के एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान प्रचार में नहीं आए थे, जिससे भी पासवान वोट बैंक में बिखराव की उम्मीद की जा रही थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पासवान जाति के वोट में बिखराव जरूर हुआ, लेकिन मांझी जाति में नहीं। देखे तो जन सुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,103 मत मिला, जबकि एआईएमआईएम के कंचन पासवान को 7,493 मत। लेकिन मांझी का बड़ा तबका हम सेकुलर की दीपा मांझी को मतदान किया। मांझी समुदाय ने जीतन राम मांझी को अपना नेता माना, राजद के रोशन मांझी को खारिज कर दिया। दरअसल राजद ने जो उम्मीदवार उतारा था वह जीतन राम मांझी के कद के आगे बौना था, इसलिए हम सेकुलर को वॉकओवर मिल गया। पिछले 3 दशक का रिकॉर्ड देखें तो इमामगंज से सर्वाधिक 5 दफा उदय नारायण चौधरी निर्वाचित हुए थे। उदय नारायण चौधरी फिलहाल राजद में हैं, लेकिन उदय नारायण चौधरी के बजाय रोशन मांझी की उम्मीदवारी राजद की हार की एक यह भी वजह बनी। बता दें कि इमामगंज से हम सेकुलर के संस्थापक जीतन राम मांझी 2 दफा निर्वाचित हुए थे। जीतन राम मांझी फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। जीतन राम मांझी के गया से सांसद निर्वाचित हो जाने के कारण खाली हुई सीट पर बहू दीपा मांझी को उतारा गया, जिन्होंने जीत दर्ज कर ससुर की सियासी विरासत पर कायम हो गई। बिहार के उपचुनाव का चौथा सीट गया जिले का बेलागंज रहा, जहां जदयू की मनोरमा देवी ने राजद के पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दी। मनोरमा देवी ने राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह यादव को 21,391 मतों के अंतर से पराजित कर दी। मनोरमा देवी को 73,334 मत, जबकि विश्वनाथ यादव को 51,943 मत मिला है। देखें तो बेलागंज सीट पर 1990 से 2020 तक सुरेंद्र यादव जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल से निर्वाचित होते रहे थे। बीच में 1998 में सुरेंद्र यादव सांसद निर्वाचित हुए थे, तब खाली हुई बेलागंज सीट पर महेश यादव निर्वाचित हुए थे। 26 साल बाद दूसरी दफा 2024 में सुरेंद्र यादव के दोबारा सांसद बनने के कारण बेलागंज सीट खाली हुई, लेकिन इस दफा राजद ने सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह को उतारा, लेकिन मतदाताओं ने सुरेंद्र यादव की पारिवारिक विरासत को धराशायी कर दिया। दरअसल जातीय आधार पर बेलागंज में 2 जातियां यादव और मुस्लिम की बड़ी आबादी है। दोनों के एक साथ आने पर जीत पक्की मानी जाती रही है। यही कारण रहा कि 1990 से सुरेंद्र यादव का कब्जा रहा है, लेकिन 2024 के उपचुनाव में सुरेंद्र यादव के राजनीतिक विरासत को गहरा झटका लगा है। इसकी 2 वजह रही है। पहला कि जदयू से मनोरमा देवी को मैदान में उतारा गया था। मनोरमा देवी भी यादव जाति की है। मनोरमा बिंदी यादव की पत्नी है। ऐसे में सुरेंद्र यादव के नेतृत्व से परेशान यादवों के लिए मनोरमा देवी दूसरा विकल्प के रूप में सामने थी।
चूंकि सुरेंद्र यादव लंबे समय से बेलागंज का नेतृत्व कर रहे थे, इसका एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मनोरमा देवी को पूरा मिला। दूसरी वजह कि M22 समीकरण का दूसरी बड़ी जाति मुस्लिम के वोट बैंक में भी विभाजन हो गया। जन सुराज के मोहम्मद अमजद को 17,285 मत मिला, जिसमें अधिकांश मत राजद को मिलता था। यही नहीं, AIMIM के मोहम्मद जमीन अली की उम्मीदवारी से भी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो गई। मोहम्मद जमीन अली को भी 3,533 मत मिला। देखे तो राजद के M22 आने की मुस्लिम यादव समीकरण में बिखराव के कारण जदयू की मनोरमा देवी की जीत आसान हो गई। कुल मिलाकर देखे तो 2020 में 3 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट पर एनडीए का कब्जा था, लेकिन 2024 के उपचुनाव में राजद के 2 राजनीतिक परिवार की विरासत धाराशायी हो गई। परिवारवाद का एंटी इनकम्बेंसी और M22 समीकरण के ध्वस्त हो जाने के कारण रामगढ़ और बेलागंज में राजद को नुकसान उठानी पड़ी है, जबकि तरारी में एनडीए वोटर्स की एकजुटता भाकपा माले के जीत की हैट्रिक को विराम लगा दिया। वहीं इमामगंज में राजद से कमजोर उम्मीदवारी हम सेकुलर की दीपा मांझी की जीत की राह को आसान कर दिया। जन सुराज की बात करें तो चारों सीटों पर सीधी लड़ाई में नहीं थी, लेकिन जन सुराज हार जीत में एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। खासकर बेलागंज में जन सुराज की दमदार उपस्थिति से जदयू की जीत आसान हुई, जबकि इमामगंज में जन सुराज की दमदार उपस्थिति से हम सेकुलर की दीपा मांझी की जीत के अंतर को कम कर दिया। हालांकि तरारी और रामगढ़ में जन सुराज के प्रत्याशियों की जमानत भी नहीं बच पाई। बहरहाल बता दें कि उपचुनाव और चुनाव की प्रकृति में अंतर होता है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे से 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से जोड़कर आकलन करना गलत साबित होगा। उपचुनाव सिर्फ एक संकेत भर हो सकता है। ऐसे ही रिपोर्ट को देखने के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी अगले रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।